सर अगर शुरू हुई तो उसी एच में शुरू हुई। वहाँ मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ देखी। वहाँ मैंने देखी कि जो आपके ट्रूथ्स हैं उनके साथ कैसे आपको रहना है, लीडरशिप प्रैक्टिस करनी है। अफसर क्या होता है वो मैंने वहाँ देखा। जवान अफसर का रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने वहाँ समझा। मतलब जैसे सोचा कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले जैसे हम बुक्स में पढ़ते कैसी लाइफ होती है, ऐसा होता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गया था। And this is what I find is slightly different today. People have a lot of expectations from things that are likely to happen. ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। जैसे आप इंडियन आर्मी थे, फिर आप एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट बने, तो वाली जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। किस तरीके से प्रोसेस था, मतलब कैसे हुआ? See, वो जर्नी बहुत लंबी है वो, in the sense that हमारे टाइम पे हम कमीशन होते थे एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, आज लेफ्टिनेंट कमीशन हो रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ अभी 8 पे कमीशन के बाद में शायद पीपल विल गेट कमीशन एज कैप्टन। एनीवे वो अलग कहानी है, बट हम एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट हुए एंड मेरी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी थी, तो आप किस्मत में बिलीव करते हो? अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद उस दिन वो बुलेट मेरी टांग की बजाय शायद मुझे यहाँ लगी हुई होती। तो मैं लेसन या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, मैं कोई मैसेज नहीं कन्वे करना। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि आप देखिए मैं इस तरह से ग्रो किया एंड आई हैव इवॉल्व्ड इन माय लाइफ इन दिस वे। मैंने अपनी गलतियों से ऐसा नहीं है, 1000 गलतियां करी हैं मैंने, मुझे मालूम है मैंने कहाँ गलतियां करी हैं, चाहे वो आर्मी में करी हूँ चाहे मैंने वो कॉर्पोरेट में करी है। तो अगर कोई चीज मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो यही है कि आप गलतियों से मत डरिए। गलतियां करते रहो, गलतियों से मत डरिए, और प्रेजेंट में आप करिए। गलतियां नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मैं परफेक्ट ही हर चीज हर बार डिलीवर करूंगा तो वो कभी होगा नहीं। तो गलतियां मत कीजिए, गलतियां करिए, गलतियां कीजिए, लेकिन गलतियों से सीख के इवॉल्व कीजिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप गलतियों से सीखते नहीं हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। आप जब रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप क्या करते हो, आप हर चीज का ब्लेम एक्सटर्नलाइज कर देते हो। एक्सटर्नलाइज का मतलब जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से या मेरी गलती से नहीं हुआ, वो आसपास की चीजों की। जय हिंद सर। जय। थैंक यू वेरी मच सर फॉर वेलकमिंग द स्लेट शो। ओके, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले जब हम लोग आपको देखते हैं तो हमें एसएसबी प्रेसिडेंट दिखाई देते हैं, इंडियन आर्मी का ऑफिसर दिखाई देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ उन सबसे पहले जो लड़का था उसके बारे में कुछ बताइए मेरे को। अभी आप मुझे एसएसबी प्रेसिडेंट देखते हो एसएसबी प्रेसिडेंट बने भी मुझे काफी टाइम हो गया, उसके बाद भी मेरे को आर्मी छोड़े हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो गए एंड आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेटअप फॉर लास्ट 12 इयर्स। 12 साल से मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैं प्रेसिडेंट था एसएसबी का। एसएसबी जब मैंने छोड़ा था तो आई हैड ऑलरेडी 28 इयर्स ऑफ सर्विस इन द आर्मी। 28 साल मैंने आर्मी में काम किया था। अब आप पूछ रहे हो उससे पहले का उससे पहले बहुत सिंपल सा केस है, कोई ऐसा वो ग्लॉसी या कोई ऐसा चमकदार कुछ नहीं है, एक्सेप्ट दैट आई वाज लाइक अ नॉर्मल बॉय जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी मदर स्कूल की प्रिंसिपल थी, एक छोटी सिस्टर थी मेरी। तो बस दिल्ली में हम लोग रहते थे और एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ये था कि स्कूल में ठीक ठाक थे, खेलते कूदते थे थोड़ा बहुत, और बाकी डिबेट्स एंड कॉम्पिटिशन्स और ये सब चीज़ों में मतलब हम लोग अच्छे थे। और हमारे दोस्त यार जो थे वो स्कूल के आज भी मेरे वो फ्रेंड्स हैं, आज भी हैं, और आज वो उस मुकाम पर हैं कि आप हैरान हो जाओगे अगर मैं उनके बारे में आपसे बात करूं, जिन्होंने राइस के ऊपर रिसर्च करी है, डॉक्टरेट्स हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। तो हम सब एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से उठ के एक साथ ही निकले थे। तो एज अ मिडिल क्लास बॉय हमारा जो बेसिकली जिस तरह से आज के लड़के लड़कियां हैं हमारे भी वैसे ही थे। स्कूल में थे जब तो उन दिनों में 70-75% बहुत होते थे, आज आपके 98 भी कम पड़ते। तो 10वीं में मेरे 78% मार्क्स आए थे।
तो मैंने स्कूल में टॉप किया था, और उसके बाद में मैंने रामजस पब्लिक स्कूल पोसा रोड से अपनी क्लास 12 करी, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। तो एक बहुत ही नॉर्मल सी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, लेकिन ये था कि हाँ एक क्लोज फैमिली थी। तो चाहता तो मैं था इंजीनियर बनना, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर थे। तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स उस टाइम पे अलग अलग तरीके से होते थे, अब तो सब कंबाइंड होते हैं। उस टाइम पे सब कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे। जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आज दिल्ली में है, कश्मीरी गेट में, उस टाइम पे वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बोलते थे उसको। अब तो आपके NIIT बन गए हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे रीजनल कॉलेजेस थे। जैसे रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में जो आज NIIT है, वो पहले रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग होता था। और इस तरह से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो मोटे मोटे 2-3 एग्जाम होते थे उस टाइम पे, कुछ ज्यादा भी ऐसा कुछ होता नहीं था। सो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और रुड़की का एग्जाम दिया था, IIT का एग्जाम दिया था। IIT अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, रुड़की में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मुझे मिला पेपर एंड पल्प ब्रांच जो थी। तो उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज थी, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज। लेकिन मैं चाहता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी। तो उस टाइम पे उन्होंने हमसे स्ट्रीम चेंज के लिए पैसे मांगे थे, 12,000 रुपए। 12,000 रुपए? बोले 12,000 आप जमा करा दीजिए, वील गिव यू मैकेनिकल। जबकि मैं कंपटीशन में पास हुआ था। सो माय फादर ऑब्वियसली इतनी हमारी बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं थी, बट ही स्टिल सेड मैं करता हूँ कुछ। आई सेड नथिंग डूइंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। सो ऐसा नहीं था कि स्ट्रेस नहीं होता था उस टाइम पे, यूज्ड टू बी लॉट ऑफ स्ट्रेस। बट आज की तरह जिस तरह से लोग डेस्परेट होके काम करते हैं, आई थिंक वी वर नेवर डेस्परेट इन लाइफ कि ऐसा कुछ टूट जाएगा सिर के ऊपर, अगर कुछ होगा सब कुछ होगा। सो इट हैपेंड। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने IMA का एग्जाम दिया था, और मैंने घर से छुपा के एग्जाम दिया था। किसी को पता भी नहीं था कि मैं IMA का एग्जाम देने जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे घर में सिर्फ मेरे एक ताया जी थे बहुत दूर के, जो आर्मी में थे। उसके अलावा और कोई डिफेंस सर्विसेज में था नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि क्या होगा घर में, कैसा रिएक्शन होगा। आई गेव द एग्जाम, रिटन एग्जाम था CDS का, जैसे आज है। कोई तैयारी नहीं की थी, इतना पता था कि 10वीं 12वीं में पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो उतना ही आएगा, और वही हुआ, वही सब कुछ आया। एंड आई क्लियर्ड माय एग्जाम। आई वेंट टू इलाहाबाद फॉर SSB। तो इलाहाबाद में 11 बोर्ड में मैं SSB में गया। तो उससे पहले हाँ ये जरूर था कि हम किताबें बहुत पढ़ते थे। आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, चाहे वो नॉवेल्स हों, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं कार्टून्स हो। तो जैसे जैसे टिंटिन हमारा फेवरेट होता था। हम लोग आपस में एक दूसरे को मैगजीन्स शेयर किया करते थे उन दिनों में। आजकल तो सब ऑनलाइन है, तो उस टाइम पे मैगजीन्स वगैरह शेयर करते थे। तो टिंटिन वगैरह हम इस तरह से शेयर करके डिस्कशन किया करते थे। तो ऐसी 2-3 किताबें पढ़ते थे हम। एक थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, और एक किताब थी उस टाइम पे पर्सपेक्टिव करके, एक जनरल नॉलेज की किताब आती थी। बस ये 2 किताबें पढ़ी थी मैंने। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी मतलब जैसे हैं वैसे हैं, जैसे हैं वैसे हैं। और खाली मैं नहीं, आई थी उस टाइम पे माइंडसेट सबका यही था कि, और सोच भी यही थी कि SSB में तो जो आप हो वो आप हो। अगर आप फिट होते हो तो आप फिट होते हो। इफ यू डोंट गेट फिट देन यू आर नॉट सपोज टू बी देयर। मतलब ऐसा नहीं है कि धक्के खाने, देन यू आर नॉट फिट फॉर दैट, सो यू आर नॉट सपोज टू बी देयर। सो ये एक्सेप्टेंस हमारे में शुरू से थी। तो आई वेंट ओवर देयर। जैसे आपका स्क्रीनिंग हुआ था उस टाइम पे, स्क्रीनिंग वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ जो भी हुआ। एंड फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। तो हाँ ये होता था कि जैसे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू में IAS वालों के इंटरव्यूज छपा करते थे उन दिनों में। जैसे IAS का किसी टॉपर का या किसी का भी इंटरव्यू होता था तो वो प्रिंट होता था, प्रिंट होके आता था। तो हम उनको जरूर पढ़ते थे कि उन्होंने किस तरह से जवाब दिए, उन्होंने किस तरह से इंटरव्यू में जवाब दिए। बस इतना ही पता था कि इंटरव्यू में जवाब कैसे देना है। और किसी ने बोल दिया था कि भाई जाओगे तो टाई पहन के जाना, लाइट कलर शर्ट पहन जाना और डार्क ट्राउजर पहन के जाना, बस उतना ही था। वैसे हम टाई पहन के, शर्ट पहन के और चले गए। हाँ जी, वहाँ पे अपना इंटरव्यू हुआ।
और लास्ट डे जैसे अनाउंसमेंट होता है तो दे सेड चेस्ट नंबर 1 और सीधा बोला चेस्ट नंबर 12, तो चेस्ट नंबर 12 मेरा था। मैं पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब है अंदर के लिए है या बाहर जाने के लिए। कंफ्यूजन हो गया। बट देन आई थिंक हमारा कोई 50 का बैच था, वी वर 6 or 7 हु वर सिलेक्टेड, तो बस ऐसे ही सिलेक्ट हो गए। सर IMA का केस आया आपके माइंड में? हाँ, IMA का क्यों आया आपके माइंड में कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी? हाँ, IMA का इसलिए था क्योंकि फ्रैंकली मैं जो 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 सच बात यह है कि एक्चुअली उस टाइम पे पता नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ ये था कि हाँ एक करियर चाहिए, एक प्रोफेशन चाहिए। एंड मुझे ये पूछा भी था मुझे आज भी याद है जो इंटरव्यूअर थे तो उन्होंने मुझे पूछा भी था कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज, तो मुझे आज भी वो आंसर याद है। मैंने उनको यही कहा था कि सर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी हो सकती है। दैट्स ऑल दैट आई सेड। मैंने इसके अलावा उनको और कुछ नहीं कहा था। तो दैट इज हाउ आई हैपेंड। एकदम सच बोला आपने। बिल्कुल, दैट्स व्हाट द ट्रूथ वाज। मुझे इतना पता था कि यू नो इफ आई गेट इनटू द आर्मी आई विल डू वेल somehow, because we were always participating in games, sports, या हम लोग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट। सो somehow I had a feeling कि एक लीडरशिप क्वालिटीज जो बेसिक होती हैं वो हैं, वो आपके पास हैं, वो हैं। अब उसको ट्रांसलेट ये लोग कैसे करेंगे वो उनकी प्रॉब्लम थी, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये उनको समझ में आना चाहिए था कि ये लीडरशिप क्वालिटीज ट्रांसलेट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। उन्होंने मुझसे पूछा क्यों आना चाहते हो, मैंने कहा सर एक्चुअली मुझे नहीं पता, बट द फैक्ट इज दैट आई थिंक आई एम राइट फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब और राइट फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, एंड दैट्स ऑल दैट हैपेंड। एंड बट देन उसके बाद तो फिर जिंदगी बदल गई। देन तो यू नो वंस यू गेट इन द आर्मी देन यू नो सो मच, फिर आपको समझ में आने लग जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, आपको ये समझ में आती है कि आप क्या कर रहे हो वहां पे और इसका क्या असर हो सकता है। चीजें चेंजेस हो जाती हैं। बस यही था बैकग्राउंड। तो आई मीन यही थी कि अच्छे दोस्त थे, फ्रैंकली बहुत अच्छे दोस्त थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और वही दोस्त आज भी हैं। और आज उनका नजरिया और मेरा नजरिया बहुत बदल गया है हम लोग का। लाइक वी वाइडन्ड आवर थिंकिंग, और हम आज भी जब बैठते हैं यहाँ पे, वो कभी आते हैं मेरे पास या मैं कभी मिलता हूँ उन लोगों से, तो आज भी हम जो शेयर करते हैं उससे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है। तो आई थिंक वो बहुत ही बेसिक चीज है। इफ यू हैव अ गुड कंपनी देन यू लर्न अ लॉट, एंड हर चीज तो आप पढ़ नहीं सकते हो, तो आपको अपने दोस्तों से, फ्रेंड से या अपनी फैमिली से ये सब चीजें सीखने को मिलती हैं। आई थिंक वही सब चीजें थी जो मुझे हेल्प कर गई, एंड आई जॉइन द आर्मी इन अ वेरी सिंपल वे। आई कैन ओनली टेल यू दैट दिस मच। बट उसके बाद तो फिर जिंदगी बदल गई। तो सर आपका फैमिली का रिएक्शन कैसे था आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी? इनिशियली माय फादर वाज लाइक बिकॉज ही वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर, तो वो हैरान तो हुए एकदम से। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है उन्होंने में रिजल्ट जो होते थे वो ऐसे ऑनलाइन तो था ही कुछ नहीं, न्यूज़पेपर में आता था। न्यूज़पेपर में आता था, या आता था उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हाँ उसमें प्रिंट होता था, या फिर जिस दिन आना होता था तो उस दिन अखबार पहले आ जाता था कि रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग यूपीएससी भवन जाया करते थे जो इंडिया गेट के पास में, वहां पर लिस्ट लग जाती थी। अच्छा, उस टाइम वहां पे लिस्ट लगती थी वहां पे। तो मुझे याद है मेरे पास में एक मोटरसाइकिल थी अपनी, क्योंकि मैं कॉलेज में था, तो आई हैड, मैं काम करता था। लाइक मैंने 12वीं के बाद ही आई स्टार्टेड वर्किंग, तो माय फादर गॉट मी अ मोटरसाइकिल। एक शर्त थी उनकी कि इसको मेंटेन तुम करोगे, आई एम नॉट पे यू एनीथिंग। तो उसको करने के लिए मुझे आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग। सो आई वर्कड फ्रॉम माय क्लास फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, आई स्टार्टेड वर्किंग। पार्ट टाइम मैंने काम पकड़े हुए थे। तो मैं बस वहां यूपीएससी भवन गया था, वहां गया, वहां अपना नाम देखा, मैं वापस आ रहा था, तो रिज रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप है कोने में, बुद्धा जयंती पार्क के पास में। मैं वहां रुका पेट्रोल डालने के लिए, और सामने से देखा मेरे फादर का स्कूटर खड़ा हुआ वहीं पे। ये डैड यहाँ कैसे आ गए? एक्चुअली मेरी दादी साथ में थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद उनको कहीं लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, उन्होंने कहा तू तेरा कॉलेज नहीं है? मुझे याद है उस पेट्रोल पंप के ऊपर मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसे आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। वो तो वहीं हैरान हुए कि क्या बोल रहा है यार, मतलब सडनली हुआ, ये कैसे हुआ? Anyway, घर आए एंड he was very happy. He was very happy because
आर्मी बहुत बड़ी चीज है, एंड सिलेक्शन इन द आर्मी इज लाइक one of the very very big things that could have happened to any one of us. So everybody accepted. ऐसा कुछ नहीं था. Everybody was very happy. तो सर जब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी तो उस टाइम आपको कोई रियलिटी चेक टूटा था, लाइक कि जब आपने सोचा कि ज्वाइन करने के बाद ऐसा होगा लेकिन उसके अपोजिट हुआ कुछ चीज? ज्वाइन करने के बाद मतलब जैसा आपने सोचा कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से पहले, जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं कि ऐसी लाइफ होती है, ऐसा होता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ. मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गया था, एंड दिस इज व्हाट आई फाइंड इज स्लाइटली डिफरेंट टुडे. पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम थिंग्स दैट आर लाइकली टू हैपन. ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, और उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे कहीं होता है तो लोग उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और देन इट बिकम्स अ कॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर लॉट ऑफ पीपल. For me, it was slightly different. I did not go with any expectation. I just went there because I was selected. I was very happy. I went to the IMA. और हाँ, मुझे ये था कि अफसर बनना है. तो अफसर बनना है तो मतलब ये है कि आपके पास में सूट होना चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेसिक चीज ये थी कि यार ये है बस. तो मैंने अपना एक नया सूट बनवाया था जो मैं अकेडमी में लेकर गया, बट अनफॉर्चुनेटली वहां वो मिल जाता है सूट, तो यू डोंट वेयर दैट. बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. वहां जाके सीखना शुरू किया, वहां जाके देखना शुरू किया, समझना शुरू. सो दैट वे माय लर्निंग बिकेम वेरी सिंपल. मेरी जो सिखलाई थी वो बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि कोई ऐसी मेजर एक्सपेक्टेशन थी नहीं. हाँ, ये था कि जो जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे सीखते जाओ. अब ये भी जरूरी नहीं था कि जो भी वहां हो रहा था मैं उसमें एक्सेलेंट था. बिल्कुल नहीं. मैं बहुत एवरेज कैडेट था, जेंटलमैन कैडेट था अकेडमी में. ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत टॉप में पास हुआ, मिडिल अपर मिडिल में पास हुआ. सारे टेस्ट क्लियर किए, जैसे जैसे सीखते गए. उसमें फेल भी हुए 2 बार, तीसरी बार में कुछ टेस्ट क्लियर हुए, कुछ पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गए. तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ आए हैं, इसको पूरा करना है एंड डू इट वेल. जैसा भी है, लेट्स जस्ट डू इट वेल. तो आई थिंक दैट बिकेम अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी टू डू, बिकॉज मैंने कुछ ये नहीं सोचा था कि यहां पर मैं मतलब तीर गाड़ूंगा या ऐसा होगा, और ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा. ऐसा कोई दिमाग में नहीं था. आपने प्रेजेंट में अपनी लाइफ? एब्सोल्युटली. माय एंटायर लाइफ इन द आर्मी आई हैव लिव्ड इन प्रेजेंट. कि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है. So I think that was the basis of my success for last 28 years that I've been, and even in corporate. आज का दिन भी मैं यही देखता हूँ कि आज क्या सीखने को मिल रहा है. किसी से सीख सकते हो तो सीखो. कोई जरूरी नहीं है हर चीज हर बार ये कहना कि आपको सब पता है. आपको शायद सब कुछ नहीं पता. तो कॉर्पोरेट में भी जो मेरा सक्सेस का रीजन है, आई थिंक ये यही है कि बजाय इसके कि ये कहो कि मुझसे सीख लो, मुझे सिखाओ यार. इफ आई डोंट नो एनीथिंग, आप मुझे बताइए. आई विल लर्न एंड आई विल पार्टिसिपेट एंड आई विल डू एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू. सो आई थिंक दैट इज व्हाई लाइफ बिकेम इजियर फॉर मी. तो सर जैसे आप इंडियन आर्मी थे, फिर आप एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट बने, तो वो वाली जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा. किस तरीके से प्रोसेस था, मतलब कैसे बने? सी वो जर्नी बहुत लंबी है वो, इन द सेंस दैट हमारे टाइम पे हम कमीशन होते थे एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट. आज लेफ्टिनेंट कमीशन हो रहे हैं, और मैं सुन रहा हूँ अभी 8 पे कमीशन के बाद में शायद पीपल विल गेट कमीशन एज कैप्टन. एनीवे वो अलग कहानी है. बट हम एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट हुए, एंड मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी. ऑनेस्टली जब मैंने वायोस किया, हमारा एक बेसिक कोर्स होता है यंग ऑफिसर्स कोर्स, तब तक वो पहले 6-7 महीने के बाद में आपको कोर्स मिलता है, और वो 1 साल का कोर्स होता है. स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली नासिक में था मेरा कोर्स. तो वहां पर फिर हम लोग जो अकेडमी के कोर्समेट्स होते हैं सारे वहीं जाते हैं, वहीं पे बेसिक ट्रेनिंग हमारी होती है. तब 6-7-8 महीने जब मैंने अपनी रेजिमेंट में निकाल दिए थे, तब तक मुझे आइडिया हो गया था कि किस तरह से और क्या करना है और कहां पहुंचना है. बेसिकली इतना आइडिया मुझे हो गया था. तभी एक्सपेक्टेशन उस टाइम पे ये थी कि सबसे पहले तो आर्मी में आए हैं तो घूमना बहुत है. मतलब जहां भेजेगी आर्मी वहां जाना जरूर है, देखना है, ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है. एक ये चीज थी. दूसरी दिमाग में शायद ये चीज आ गई थी उस टाइम पे कि अगर आर्मी में आए हो तो हर ऑपरेशन अगर आर्मी का है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है, वरना फायदा क्या है. भाई अगर आप आर्मी में आ गए तो क्या कुर्सी पे और अपना डेस्क के पीछे बैठ के साइन करने के लिए
और राशन पानी लाने के लिए उसके लिए तो बने नहीं थे, ऑन ग्राउंड है। तो मोटी सी बात ये थी कि उस टाइम पे कॉम्बैट आर्म में कमीशन हुए थे, आर्टिलरी में। तो कॉम्बैट आर्म का मतलब है यू आर अप इन दी फ्रंट, तो भाई वहां ऑपरेशन तो कोई ना कोई जो भी ऑपरेशन होगा उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। तीसरा दिमाग में ये था कि यार लाइफ में कुछ अच्छा करना है ताकि एट द एंड अपनी रेजिमेंट कमांड करनी है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपनी रेजिमेंट कमांड करते हो तो इसका मतलब है कि यू नो डायरेक्ट कमांड, हम आर्मी में बोलते हैं इसको डायरेक्ट कमांड। इससे ऊपर कोई डायरेक्ट कमांड होती नहीं है, एक रेजिमेंटल कमांडर से ऊपर कोई डायरेक्ट कमांड होती नहीं है। तो एक चौथा एक दिमाग में ये जरूर था कि यार ये वो देखा करते हैं ना 26 जनवरी में लोगों को ऐसा कुछ अवार्ड मिल जाता है ना, या आर्मी डे परेड में लाके सल्यूट करते हैं, तो वो एक बहुत एक्साइटिंग सा चीज थी उस टाइम पे। मतलब प्रेसिडेंट के पास जाके या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने जाके आप खड़े हो रहे हो और वहां खड़े हो रहे हो और वहां पर आपकी साइटेशन बोली जा रही है और सारी दुनिया वो सुन रही है और आप खड़े हो, वो भी खड़े हैं, और फिर उसके बाद आपके मिडल पिन अप हो रहा है। तो पता नहीं वो एक दिमाग में था कि कहीं ना कहीं अगर ये कुछ हो गया ये तो फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो शायद ऊपर वाला जो था वो मेहरबान था। शुरू में ही मेरे को मौका मिला वायोस करके। मैं जब यंग ऑफिसर्स कोर्स करके पहुंचा था, मेरी 1.25 साल का मेरा नौकरी थी, 1.5 साल की। तो मुझे आते ही जम्मू में मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला तुम सियाचिन भाग जाओ। उन्होंने मुझे सियाचिन भेज दिया। सियाचिन उस टाइम पे नई नई लड़ाई शुरू हुई थी। तो मेरी सारी सिखलाई, मेरी सारी लर्निंग एज एन ऑफिसर अगर शुरू हुई तो वो सियाचिन में शुरू हुई। वहां मैंने रियलिटी ऑफ लाइफ देखी। वहां मैंने देखी कि जो आपके ट्रूप्स हैं उनके साथ कैसे आपको रहना है, लीडरशिप प्रैक्टिस करनी है, अफसर क्या होता है वो मैंने वहां देखा, जवान अफसर का रिलेशनशिप क्या होता है वो मैंने वहां समझा। तो जो बेसिक लीडरशिप क्वालिटीज एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए जब वो आगे करियर में जाता है, जो उसको कमांड के लिए प्रिपेयर करती हैं, वो सब मैंने सियाचिन में उन 10-12 जवानों के साथ जो मैं थे, जब मैं उनके साथ रहा 6 महीने, मैंने वहां पर उनके साथ सीखा। क्योंकि दिन रात उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ उन्हीं के तंबू में सोना और उन्हीं के साथ जाके हेलीपैड से राशन लेके आना पीठ पे लाद के, और अगर वो 10 कदम चल रहे हैं तो 20 कदम आपको चलना है। रात को उनके साथ गार्ड ड्यूटी खड़े होना है बर्फ के अंदर। और एज एन आर्टिलरी ऑफिसर मेरा काम था आर्टिलरी फायर डालना। तो वो सब जो था उनके सामने, फिर वहां पर कुछ इंसिडेंट भी हो गए। उस वजह से एक लीडरशिप ये भी थी कि यहाँ कुछ हो गया तो इनका मोराल लो है, तो इसको किस तरह से आपको मोटिवेशन हाई करना है, तो उसके लिए क्या मिलिट्री एक्शन लेने हैं, ऑपरेशनल एक्शन लेने हैं। तो वो हुआ। फिर वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद इंजर्ड हो गया, मेरे को बुलेट इंजरीज हुई, कुछ स्प्लिंटर इंजरीज हुई और मुझे इवैक्यूएट किया गया। वहां हमने फिर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया। तो सब कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ वहां पे। मेरी सारी लर्निंग फिर वहां से आई और उसके बेसिस के ऊपर फिर मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला। तो मुझे मिला सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड। और फिर वो जो बात थी दिमाग में कि एक अवार्ड मिलना चाहिए, चीफ के सामने जाना चाहिए उस, तो वो 4 साल के बाद में फिर अवार्ड मिला। तो वही फीलिंग फिर वापस आई, जाके खड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे वो जो 3-4 चीजें जो थी बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन थी। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पैसे कमाने, या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बहुत ही बेसिक सी एक्सपेक्टेशन कि आर्मी में आए हैं तो घूमना है, तो खाना है। तो मुझे इन्होंने पूरी हिंदुस्तान घुमा दिया। उसके बाद में मुझे इन्होंने यूनाइटेड नेशंस भेज दिया। अफ्रीका में भी गया मैं, वहां जाके मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया। तो आर्मी ने बहुत कुछ दिया, गैलेंट्री अवार्ड दिया, मैंने अपनी रेजिमेंट को कमांड किया। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी सैटिस्फाइंग करियर। तो और देन ये जो एसएसबी वाला था ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं कमांड कर रहा था तो मुझे एक दिन मैसेज आया कि आपको एक कोर्स पे जाना है, आईओएस कोर्स पे जाना है। तो मैंने कहा आईओएस कोर्स, इसका मतलब दे वांट मी टू गो टू द एसएसबी। नाउ एसएसबी में नॉर्मली आप तभी जाते हैं अगर आपने अपनी एसएसबी के अंदर यू वुड हैव डन वेल,
मैं वो क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा कि को क्या क्राइटेरिया होता है, बट देन द एम इज दैट यू वुड हैव डन वेल इन योर ओन एसएसबी, ओनली देन यू गेट पिक्ड अप फॉर टेन्योर एज अ जीटीओ, आईओ और साइक इन द एसएसबी. सो ट्रेनिंग किया, वो ट्रेनिंग में भी आई गॉट द हाईएस्ट स्कोर इन द ट्रेनिंग. एंड उसके बाद में 2 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था ऑन द जॉब, वो भी किया. एंड देन आई वेंट टू द एसएसबी इन इलाहाबाद एज प्रेसिडेंट. तो वहां जाके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी बदल जाती है. वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आर यू सिलेक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर द आर्मी और नॉट. तो आर्मी लाइफ में और वहां की लाइफ में क्या डिफरेंस था? आर्मी लाइफ में और एसएसबी में में इट्स द सेम लाइफ एक्सेप्ट दैट व्हाइल यू वर देयर इट्स एसएसबी इज पार्ट ऑफ द आर्मी ओनली, कोई अलग नहीं है. हाँ, इट्स द सेम. द ओनली थिंग इज कि वहां पर हम सिविलियन क्लोथ्स पहनते हैं, यूनिफॉर्म हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस वाले दिन पहनते हैं. वो भी उसका रीजन ये है कि जो स्कूल से एनडीए के लिए बच्चे आते हैं या जो लड़के लड़कियां आती हैं कॉलेज से आती हैं, तो आपको जब वो रैंक पहने देखते हैं, ऐसे रेड कॉलर डॉग्स पहने देखे, इतने सारे मेडल लगे हुए पहने देखे, टोपी पहनी हुई देखी, तो क्या होता है कि समटाइम्स दे गेट इन एन ऑ, वो हैरान हो जाते हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं कि हम कहाँ आके बैठ गए, मतलब कितने बड़े, बिकॉज यूनिफॉर्म का ऑरा बहुत होता है. तो इसलिए हम वहां यूनिफॉर्म पहनते नहीं, क्योंकि अगर वो पहने हुए ना तो एक वो कैंडिडेट कभी खोल नहीं पाता आपके साथ, स्पेशली आईओ के साथ. साइक तो मिलता नहीं है आपको, यू डोंट इवन नो द साइक एक्चुअली. और जीटीओ फील्ड में होता है तो वो यूनिफॉर्म क्या पहनेगा, वो तो ही हैज टू बी ईदर इन कॉम्बैट या फिर वो जो नॉर्मल स्पोर्ट्स ड्रेस होती है उसमें होता है. आईओ का ये होता है कि उसको एक तो ऑफिस इतना बड़ा होता है और उसका सेटअप भी ऐसा होता है कि इट्स अ ह्यूज सेटअप. मतलब आप जाते हो अंदर तो यू कंप्लीटली गेट इन एन ऑ कि हम कहाँ आ गए. तो बेसिकली उस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि कैंडिडेट आपके साथ खुल जाए, सो यू वेयर नॉर्मल सिविलियन क्लोथ, लाइक आप नॉर्मल अपना शर्ट एंड ट्राउजर पहन के ऑफिस जाते हो. तो ऐसा नहीं है कि एसएसबी जो होता है वो आर्मी से अलग है. एसएसबी इज आर्मी ओनली, इट्स द सेम थिंग. इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द होल थिंग, इट्स जस्ट अ पोस्टिंग. तो उसका कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, मतलब इट्स द सेम. वो सिलेक्शन प्रोसेस है. इसमें कोई फर्क नहीं है. सिर्फ ये कि वहां रोल फर्क है आपका. वहां रोल ये है कि आप अब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हो ताकि वो कल लीडर बन सकें, आर्मी ऑफिसर बन सकें और आपके जवानों को लीड कर सकें बैटल के अंदर, लड़ाई के लिए तैयार करके लीड कर सकें. तो वो सिलेक्शन प्रोसीजर है वहां पे, दैट्स द ओनली थिंग. तो जैसा भी आपने बताया सियाचिन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन कम हो जाता है एकदम से, है ना. तो आर्मी लाइफ में भी बहुत टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा मतलब हम डिप्रेशन में हो सकते हैं या मतलब बहुत डाउन फेज होता है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ? देखिए कई बार ऐसा होता है, लाइक यू नो इट हैपेंस एवरी टाइम. व्हाट यू प्लान डजंट हैपन दैट वे. फौज में एक कहावत है कि योर प्लान्स सक्सीड ओनली टिल द टाइम यू आर एट द स्टार्ट लाइन. बियॉन्ड द स्टार्ट लाइन आपके कोई प्लान सक्सीड होते नहीं है जो आप बना के जाते हो, क्योंकि दुश्मन भी आता है, दुश्मन के भी अपने प्लान होते हैं. तो आपको ये जरूरी नहीं है कि जो आप जिंदगी में प्लान करके चलो या जो भी आपका प्लान है वो सक्सेसफुल हो. तो मैंने कश्मीर में भी नौकरी की है. आई हैड 2 tenures इन कश्मीर. इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ऑलमोस्ट 5 tenures, 5 tenure मेरे जम्मू कश्मीर के हैं. So active militancy में भी मैंने काम किया. So there have been many incidents where we lost people. I lost one of my buddies in my own hands to the extent that हम दोनों साथ साथ थे, वो मेरे बिल्कुल साथ थे. वो उधर फायर कर रहे थे, मैं इधर फायर कर रहा था, उसको बुलेट्स लगी, he fell down in my hands और उसके पूरे यूनिफॉर्म में जो खून था उसका, वो सारा का सारा ब्लड इट स्पैटर्ड ऑन मी. आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड. और जो मेरे साथ जवान थे वो भी एकदम से घबरा गए. तो वापस जब हम पहुंचे तो अब ऐसे मौकों के ऊपर होता है दैट यू नो आप मॉरली मोरल आपका लो हो जाता है और आपको लगता है कि शायद इस खतरे के लिए आए क्यों थे. मतलब कभी कभी तो ये भी आता है दिमाग में कि यार इतना बड़ा खतरा क्यों लेना है लाइफ में, हमारे भी तो फैमिली है, हमारे भी तो बच्चे हैं और सबके. बट देन एट द एंड ऑफ द डे फिर ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप किस तरह से लीड करते हो.
and that comes by experience, that comes by understanding your jawans, and most importantly it comes from how you have trained your jawans. अगर आपने पीस टाइम के ऊपर अपने जवान्स को और अपनी कमांड को ऐसा ट्रेन किया है, और ट्रेनिंग में अगर आप स्ट्रांग रहे हो, लाइक मेरी रेजिमेंट आज भी मैं अभी हमारे रेजिमेंट के 60 साल हुए थे, तो मैं जब गया रेजिमेंट में तो पुराने जो जवान और जेसीओ मुझे थे या अफसर आ रहे थे वो मिले, तो आज भी मुझे कहते हैं कि सर जिस तरह की ट्रेनिंग आप हार्ड ट्रेनिंग देते थे उस तरह की ट्रेनिंग हमें आज तक किसी ने नहीं दी, और वही ट्रेनिंग आज भी काम आ रही। सो बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग में आप खून निकाल दीजिए, पसीना निकाल दीजिए, लोगों का खून निकाल दीजिए। हम लोग सुबह प्रैक्टिस कैंप महाजन में शुरू करते थे 4 बजे, और रात को 12 बजे आके हम डीब्रीफिंग करते थे। मतलब रात सारे दिन का काम हम रात को 12 बजे बर्फ में, अपना सर्दियों में इंदिरा गांधी केनाल के पास आके हम पूरी रेजिमेंट खड़े होकर डीब्रीफ करते थे कि ये दिन में किया, ये गलतियां हैं, और अगले दिन सुबह 4 बजे फिर हम ट्रेनिंग के लिए निकल जाते। रात में 12 बजे आके फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट पैक करके वापस, और ये 2-2 महीने 3-3 महीने हम इस तरह से हमने ट्रेनिंग करी। सो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है और अगर आप एम्पैथेटिक हैं, देखिए ये उस सिचुएशन में खाली मोरल को रेज करना की बात नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप। अगर आप लीडर हैं और आपके जवानों का आपके ऊपर भरोसा है और फेथ है और ट्रस्ट है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप ही आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपके जवानों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यू आर नॉट अ वेरी गुड लीडर, तो फिर वो सवाल उठाएंगे और उनका मोरल तब लो होगा जब ट्रस्ट इशू है, जब आपके पास में आपके जवानों का ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, उनको ये पता है कि ये साहब जो भी करेंगे वो रेजिमेंट के लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा है, सबसे पहले मेरी रेजिमेंट के लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा है, तो फिर उसका मोरल कभी लो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको आप पे भरोसा है। मोरल वहां लो होता है टेम्पररी, ठीक है, कोई सेटबैक हुआ वो उस टाइम पे समझ में आती है, बट मोरल आपका रेजिमेंट का तभी लो होता है जब आपको कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर, अपने बैटरी कमांडर या कंपनी कमांडर के ऊपर या अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फेथ खत्म हो जाता है, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा खत्म हो जाता है। अगर आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे या नहीं हैंडल कर पाओगे, तब उसका मोरल लो होगा, फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तरीका यही है कि आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ कैसे इंप्रूव करते हो, उसको किस तरह से फील्ड में ले जाते हो, किस तरह से आप उसको ट्रेन करते हो। और ट्रेनिंग में यह है कि अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो 12 घंटे आपको काम करना है, लीडर को एक्स्ट्रा करना है। एब्सोल्युटली। और ये भी जरूरी है कि खाली काम नहीं करना, आपने उसका ख्याल भी रखना है। आपने ये देखना है कि उसको टाइम से टाइम खाना मिले, आपने ये भी देखना है कि टाइम से टाइम उसको, अगर गर्मी है तो ठंडा पानी मिले, टाइम से उसको छुट्टी जाना है तो उसकी जरूरत है तो वो छुट्टी जाए। तो अगर आप हर चीज का ध्यान रखोगे, उसकी फैमिली का ध्यान रखोगे, तो आर्मी में बेसिकली जो फैमिलीज होती हैं, हम जैसे मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, तो वो रेजिमेंट की फैमिलीज, बाकी जो फैमिलीज हैं उनका पार्ट है। तो जब हम बाहर जाते थे तो हमारी फैमिलीज जो होती थी, अफसरों की फैमिली, वो जवानों की, जेसीओस की फैमिलीज के साथ में उनका ख्याल रखती थी पीछे से। हाँ, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके बच्चों को, तो उसको ये पता है कि अगर मैं यहाँ लड़ रहा हूँ तो पीछे सीओ साहब की मेम साहब है या बाकी जो अफसरों की मेम साहब है या मैडम है, वो हमारी फैमिलीज का भी ध्यान रख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। ये रेजिमेंट की जो कमांड होती है वो एक दिन की कमांड नहीं है, ये बनाई जाती है, ये सेटअप क्रिएट किया जाता है, ये भरोसा बनाया जाता है। और बहुत सिंपल सी बात है, आपके साथ में क्यों कोई आदमी ऑपरेशन में जाए जबकि उसको पता है कि वहां से वापस आने के चांसेस जो है 50% है। वो तभी जाएगा अगर आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपकी कमांड के ऊपर जब ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा, और उसको ये भी पता होगा कि अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी फैमिली को पीछे से, मेरे घर वालों को पीछे से देखने का जो है कोई ना कोई होगा। और इसीलिए आज भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, कई लोग अब नहीं हैं, तो उनकी फैमिलीज अभी भी आती हैं। हमारे रेजिमेंटल के जो रेजिंग डे होता है उसमें हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, उनको हम ऑनर करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली मुंह से बोलते हैं,
आज भी उनके बच्चे अभी ये पिछले बैच में एसएसबी के ये भी 10 फरवरी को बैच शुरू हुआ था, सॉरी 10 जनवरी को बैच शुरू हुआ था। उसमें मेरे रेजिमेंट के 2 जवान के बच्चे थे, तो मेरे साथ कनेक्ट हुए किसी तरीके से कि उनको पता लगा कि सर हैं, उनको ट्रेन किया, वो दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ये जो है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे रेजिमेंट के 2 जवानों के लड़के सिलेक्ट हो गए, है ना। तो आज भी वो रिलेशनशिप है। तो ये सब बेसिकली जो है, अगर आपका ट्रेनिंग ट्रस्ट फेथ होगा तो आपका मोराल कभी लो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका वो चीज मिसिंग है तो फिर मोराल तो लो होगा ही होगा। तो ऐसा कोई वो रामबाण नहीं है, लेकिन ये लीडरशिप और कमांड के प्रिंसिपल्स हैं, तो बस आप उसको फॉलो कीजिए, एम्पैथी के साथ चलते चलिए, हो जाएगा। वो चीजें ट्रेनिंग के साथ साथ आती है। एब्सोल्युटली, जैसे जब ट्रेनिंग करेंगे वैसे समाज बिल्कुल साथ साथ। तो सर OLQs भी तो होते हैं, OLQs हम सीख जाते हैं। ओके, देखिए OLQ जिसको आप बोलते हैं, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, जब हम एसएसबी में होते हैं तो बेसिकली सिलेक्शन के लिए ये 15 OLQ क्राइटेरिया है। अभी इसमें कुछ OLQ ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं। मतलब अब अगर आप मैं बोलूं कि नॉन नेगोशिएबल है, तो नॉन नेगोशिएबल में मतलब ये है कि अगर ये OLQ नहीं है तो देन यू नॉट फिट फॉर द आर्मी। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट दैट द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इज द एंड ऑफ योर लाइफ। इट्स जस्ट दैट you may not have it in you to be there, but you may have some other strong qualities in you, skills in you, जो आपको बाकी किसी और प्रोफेशन के लिए आपको बेटर बना सकती है। तो मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन बाद में जाके कॉर्पोरेट्स में CEO बने हैं और अच्छे सीनियर लीडर्स इन बिजनेस बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट वो स्पेसिफिक OLQs अगर आपने एग्जिबिट नहीं करी है, देन इन दैट केस यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड इन द आर्मी। तो जैसे नॉन नेगोशिएबल OLQs में, जैसे अगर आप लॉजिकल नहीं हो, रीजनिंग अगर आप में नहीं है, अगर आप सोशली अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये चीजें नहीं है आप में, क्योंकि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में इंडिविजुअल सक्सेस से ऊपर आपका जो ग्रुप और टीम की सक्सेस है वो इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क है। तो अकेले को आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो या करोगे आप, वो आप अपनी टीम के साथ करोगे। तो अगर ये बेसिक OLQs आप में हैं तो देन आपके चांसेस सिलेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर कुछ जो हैं जो सीख सकते हो आप, जो ट्रेनेबल होती हैं। अब ट्रेनेबल में जैसे इनिशिएटिव है, वो ट्रेनेबल है। मतलब हो सकता है आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हो जहां पे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड है, जहां मेरे पास में कभी पिछले एक लड़का था, वो गांव से था, बहुत ही लड़का बहुत अच्छा था वो। अब उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि किसी और चीज की ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो क्या इनिशिएटिव लेता अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ करता था। वो अपने फादर के साथ काम करता था, वो खेती में काम करता था, दूसरों के खेतों में जाके दोस्तों के साथ में, वहां पे अगर जो लेबर लोग हैं वो नहीं है तो उन्होंने वहां अपना ये ग्रुप बना लिया 10 लड़कों का। वो 10 लड़कों का क्या था, वो 10 के 10 इकट्ठे होकर हर एक के खेत में जाके कटाई करके आ जाते थे। तो अब ये देखो ना, ये भी तो इनिशिएटिव है, ये भी तो एक इनिशिएटिव है कि इनिशिएटिव लिया उसने और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो ट्रेनेबल होती हैं, जो OLQs में। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन जो होता है बहुत, इट इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो OLQs कुछ तो होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, बाकी हम ट्रेन कर लेते हैं। ट्रेनेबल है। सर जैसा भी बात में आपने बताया था कि किस्मत आपकी अच्छी थी तो आप किस्मत में बिलीव करते हो? अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद उस दिन वो बुलेट मेरी टांग की बजाय शायद मुझे यहाँ लगी हुई होती, तो मैं यहाँ होता ही नहीं। बुलेट वाला थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो इट वाज बेसिकली हम अब एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे थे और वहां पे एनिमी पोस्ट सामने थी CHN में, वहां हम फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या होता है, जब आप आर्टिलरी फायर डालते हो दुश्मन के उसमें, तो जब आर्टिलरी फायर आप डालते हो तो आप बंकर के अंदर बैठ के नहीं दिखाई देता, आपको बाहर ही निकल के देखना पड़ता है कि सामने क्या है, कहाँ गोला कहाँ जा रहा है।
आपका आर्टिलरी का राउंड जो है वो कहाँ गिर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो वो देखने के लिए आपको बाहर आके ऑब्जर्व करना पड़ता है अपनी बाइनोकुलर से या नाइट विजन डिवाइस से, जो भी है। तो अगर आपको वो देखना है तो बाहर आना पड़ेगा। तो जब वो बाहर आते हो तो फिर आप एक्सपोज होते हो। तो जब एक्सपोज होते हो तो फिर देन बस उसी में आई गॉट अ बुलेट, एंड फिर एक आर्टिलरी राउंड मेरे पास में आगे गिरा था कोई 15-20 मीटर के ऊपर। तो उसके कुछ स्प्लिंटर्स थे, वो मुझे लगे, एंड आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। तो वहां से मुझे इवैक्यूएट किया गया। जब इवैक्यूएट किया गया तब मुझे पता लगा रास्ते में कि अभी भी दुश्मन जो है हमारी पोस्ट के ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो जब मैं कंपनी हेडक्वार्टर पहुंचा, वहां से फिर मैंने फायर डायरेक्ट किया। तो मुझे इवैक्यूएट करते करते 48 घंटे लग गए थे। 48 घंटे 48 आवर्स के बाद में जाके हेलीकॉप्टर आया था। मौसम खराब था। तो आप इस तरह से सब कुछ होता है। तो ठीक है, वो किस्मत थी, हम बच गए। नई किस्मत होती तो शायद यहाँ पे माला मुला लगी होती। तो सर, आप ना मतलब आपकी इतनी अच्छी जर्नी है, आप अपनी लाइफ से एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत ही मतलब हम लोगों को मोटिवेट करने की एक लाइफ लेसन बताइए। यार लाइफ लेसन देखिए ऐसा है कि आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ मेरी लाइफ है। ऐसा कोई लाइफ लेसन ये नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शायद आपकी जिंदगी में फिट हो। मैं पहली बात तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। मुझसे मेरी किताब के बारे में लोग पूछते हैं कि आप अपनी किताब से क्या लेसन या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो। मैं कोई मैसेज नहीं कन्वे कर रहा। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी ये बात बोल रहा हूँ कि यार देखिए, मैं इस तरह से ग्रो किया, एंड आई हैव इवॉल्व्ड इन माई लाइफ इन दिस वे। मैंने अपनी गलतियों से, ऐसा नहीं है 1000 गलतियां करी है मैंने, वो मुझे मालूम है मैंने कहाँ गलतियां करी हैं। चाहे वो आर्मी में करी हूँ, चाहे मैंने वो कॉर्पोरेट में करी है। तो अगर कोई चीज मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो यही है कि आप गलतियों से मत डरिए। गलतियां करते रहो, गलतियों से मत डरिए, और प्रेजेंट में जियो। आप करिए, गलतियां नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मैं परफेक्ट ही हर चीज हर बार डिलीवर करूंगा, तो वो कभी होगा नहीं। तो गलतियां मत कीजिए, गलतियां कीजिए, लेकिन गलतियों से सीख के इवॉल्व कीजिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब आप गलतियों से सीखते नहीं हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। आप जब रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप क्या करते हो? आप हर चीज का ब्लेम एक्सटर्नलाइज कर देते हो। एक्सटर्नलाइज का मतलब जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से या मेरी गलती से नहीं हुआ, वो आसपास की चीजों की। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपने एग्जाम दे के आए, आपके नंबर आपको समझ में आया कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। फादर ने आपसे पूछा कि एग्जाम क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्या हुआ? पापा मैं क्या करता, वो मेरे को बुखार हो गया था, रात को मेरे को नींद ही नहीं आई एग्जाम से पहले, मैं रात को सो ही नहीं पाया ठीक से। पापा वो क्वेश्चंस जो थे वो सिलेबस से बाहर से आ गए, और मैडम ने ऐसी लैंग्वेज में सवाल पूछ लिए जो मतलब। अब आप क्या कर रहे हैं? यू आर एक्सटर्नलाइजिंग योर रीजंस फॉर फेलियर। आप वो बाहर डाल रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे क्या इसमें मैं कुछ और कर सकता था? मैंने जिस तरह से तैयारी करी एग्जाम की, क्या मैं उसको किसी और तरीके से कर सकता था? अगर आप ये सवाल अपने से पूछोगे तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर इवॉल्विंग। अब यही चीज मैं एसएसबी में जो कैंडिडेट होते हैं, मैं उनको भी यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम 10 बार 12 बार 7 बार 8 बार तुम लोग अपेयर कर रहे हो, बट तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हो। मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, गलतियां कहाँ? वो क्यों नहीं समझ में आ रही है तुमको? क्यों नहीं गेम्स हो रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो, इवॉल्व नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे, अपने अंदर सोचो ना कि तुमने ऐसा क्या किया, तो आप सीखोगे। आई थिंक मेरी लाइफ में यही है कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी मैंने वो गलतियां नहीं करी, इतना कोई महात्मा नहीं है। गलतियां तो उसके बाद भी मैंने शायद काफी करी, बट हाँ ये है कि कोशिश हमेशा मेरी लर्न फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव डन। सो गलती करने से डरना नहीं है, गलती करो, एंड दैट इज हाउ यू विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ।